यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 1 का हम लोग सिलेबस आज डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 का तो सबसे पहला इसमें दिया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, मतलब करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। अब ये इतना छोटा सा दिया हुआ है और हम लोग अगर इसको विस्तार से नहीं पढ़ेंगे तो इसका हमें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय मतलब क्या होता है, कि किसी भी देश के अंदर आने वाली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन सी चीज़ें होती हैं, और सामयिक घटनाएं में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सामयिक घटनाएं में तो पॉलिटिकल चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक चीज़ें आती हैं, सांस्कृतिक चीज़ें घटनाएं घटती हैं, या और भी खेल से संबंधित जो घटनाएं घटती हैं, ये सारी चीज़ें सामयिक घटनाओं में आती हैं। तो दोनों चीज़ें आती हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की। अब इसमें राष्ट्रीय महत्व की होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ कौन कौन सी आएंगी? अगर सोचो पाकिस्तान में कुछ ऐसा घटना घट जाती है तो क्या उसे हम पाकिस्तान की सारी घटनाओं को हमें पढ़ना पड़ेगा, या कुछ ऐसी घटनाएं जो भारत में उसका प्रभाव पड़ेगा उसको पढ़ना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। या अफ्रीका के किसी कंट्री में कुछ होता है उन घटनाओं को हमें देखना पड़ेगा, या कुछ कैसे घटनाओं को हमें देखना है। G20 का सम्मेलन हो रहा है, G7 का सम्मेलन हो रहा है, या अभी इजराइल और फ़लस्तीन का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको पढ़ना है, कि किस तरीके से हमें चीज़ों को पढ़ना है, इसको हमें देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखो इसमें भारत का जो इतिहास है, भारत का इतिहास तो बहुत बड़ा है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अब प्राचीन भारत में भी लोग PhD कर लेते हैं, तो हमें इतना डूब के पढ़ना है क्या कि छठी से लेकर के और PhD तक की सारी किताबें हमें चाट जानी है, या कुछ और हमें ये पूछ रहा है। और दूसरी चीज़, अगर इसने भारत का इतिहास लिख ही दिया है तो उसे बाद में लिखने की क्या ज़रूरत है भाई? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसे लिखने की क्या ज़रूरत है? तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि भारत का इतिहास क्या होता है, आखिर भारत के इतिहास में क्या तीनों चीज़ें आएंगी, और उन तीनों चीज़ों में भी प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में भी कौन कौन सी ऐसी घटनाएँ हैं जो और उसमें शामिल होंगी। प्राचीन काल में क्या पूरा पाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल से लेकर के बौद्ध काल तक, जैन काल तक, और ये जितने भी महाजनपद हुए हैं इन सब की पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी क्या, या हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी पड़ेगी? तो हमें इसका पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। और इतिहास का क्या मतलब होता है, और एक IAS के रूप में इतिहास पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये इस अलग से क्यों दिया है, आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? तो राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, नरम दल, गरम दल, ये सारी चीज़ें 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक पूरे 100 साल में क्या क्या घटनाएं घटी, उन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। और कौन सी घटनाएं घटी, उसके बाद फिर उसका आज के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है, इस तरीके से हमें इसको देखना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें, एक तो करेंट अफेयर्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और दूसरा भारतीय इतिहास। दो चीज़ें इसमें, भारतीय इतिहास तो पूछ ही रहा, प्लस राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब 50-50% का गेम है। तो अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या 5 क्वेश्चन भारतीय इतिहास से पूछे जाते हैं, मतलब तीनों सेगमेंट से, और क्या 5 क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं, और किन किन राष्ट्रीय आंदोलन में भी कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर हमें देखना पड़ेगा। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। अब देखो जब हम लोग भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें कई घटनाएं पढ़ते हैं, तो क्या हमें पूरे दुनिया का भूगोल पढ़ना पड़ेगा कि आल्प्स माउंटेन पे कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, या भारत के परिप्रेक्ष्य में उस भूगोल का क्या महत्व है उसको पढ़ना पड़ेगा? तो इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में आने वाले आपदाओं को पढ़ना है, या भारत में जो मुख्यतः आपदा आते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो इस हिसाब से हमें इसको देखना पड़ेगा। और इसने मुख्य रूप से कर दिया है कि एक तो प्राकृतिक मतलब फिजिकल, और दूसरा सोशल, और तीसरा इकोनॉमिक। तो फिजिकल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कि किस तरीके से पृथ्वी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और पूरे उसमें कितने परतें हैं, उसके अंदर क्या है, उसके बाहर क्या है, कौन कौन से आपदाएं आती हैं, और उसके बाद फिर किस तरीके से पृथ्वी का आविष्कार हुआ, मानव किस तरह से जन्मे। तो फिर उसका सोशल में हम लोग पढ़ते हैं कि मनुष्य क्या किस तरीके से, जो मानव विज्ञान पढ़ते हैं उसमें जनसंख्या वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब आर्थिक भूगोल में आते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि कितने
जो जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसमें भूगोल किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता उसके वो हमारा आर्थिक भूगोल में आ जाता है। तो उसमें फिर हम लोग आर्थिक भूगोल में पढ़ते हैं कि बंदरगाह कितने होते हैं, एनएच जितने भी नेशनल हाईवेज़ वगैरह होती हैं, रिसोर्सेज कौन कौन सी होती हैं, फिश वगैरह जितनी भी होती हैं कहाँ कहाँ पे कैसी पाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इसमें आर्थिक भूगोल में, रिसोर्सेज या अन्य चीज़ें। अगला जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर इसमें आ जाता है भारतीय राजतंत्र और शासन। तो इसके अंदर हम लोग संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे पढ़ते हैं। अब देखो इसमें है भारतीय राज्यतंत्र, सबसे पहले बोला इसने, ठीक है। तो अब भारतीय राजतंत्र मतलब इंडियन पॉलिटी, उसकी क्या चीज़ होती है, इंडियन पॉलिटी का क्या मतलब है, उसमें पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटी इन दोनों में क्या अंतर होता है, और इंडियन लग जाने से क्या उसका भाव चेंज हो जाता है, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। और इसमें शासन क्यों इसने अलग से बोला, जबकि पॉलिटिक्स के अंदर सब कुछ आ जाता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन इसने क्यों बोला, गवर्नेंस इसको बोला, गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, और उसने राज्यतंत्र बोला, पॉलिटी बोला, लोकतंत्र क्यों नहीं बोला, तो क्या डिफरेंस होता है राज्यतंत्र और लोकतंत्र में, ये सारी चीज़ों हम लोगों को डायमेंशंस करके पढ़ना है। और प्लस संविधान क्या चीज़ होता है, संविधान, भारत का संविधान दुनिया के अन्य संविधानों से अलग किस तरीके से, और उसके बाद इसको भारत के संविधान की विशेषताएं क्या क्या चीज़ें, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद राजनीतिक प्रणाली क्या होता है, पॉलिटिकल सिस्टम। तो कई तरह के पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, एक तो जहाँ पे कई जगहों पे एक पार्टी होती जैसे चाइना में, और वहाँ पे अगर किसी को इलेक्शन लड़ना तो वहाँ पे उसी पार्टी का मेंबरशिप होना चाहिए। कई जगहों पे सिर्फ 2 पार्टी हैं जैसे अमेरिका में और इसमें ब्रिटेन में, ऐसे ही कई जगहों पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, राजनीतिक प्रणाली होता है, और कई जगहों पे संसदीय व्यवस्था है, कहीं राष्ट्रपति शासन है, कहीं पे अलग शासन है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। और पंचायती राज को इसने ऐसा क्या विशेष चीज़ है कि पंचायती राज को इसे अलग से मेंशन करना पड़ा। तो जब भी कोई IAS ऑफिसर होता है तो उसे 2 जगहों पे काम करना पड़ता है स्टार्टिंग लेवल पे। एक तो वो किसी गांव लेवल पे जो पिछड़ा समाज है वहाँ पे उसको काम करना होता है, और दूसरी MCD में उसे, अगर वो शहरों में काम कर रहा है तो वहाँ पे म्यूनिसिपल जो MCD होती है उस स्तर पे उसको काम करना होता है, तो इसीलिए उसको अलग किया गया। तो जो हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के करीब में, 92-93 के करीब में, तो उस समय इसको जोड़ा गया। तो ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितनी समितियाँ इसमें बनी, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेगा। लोक नीति क्या होता है, लोक नीति मतलब पब्लिक पॉलिसी जो लेकर आई जाती हैं लोगों के कल्याण के लिए, कि गरीब, वो सारी चीज़ें कैसे जुड़ते हैं। अब देखो ये जो लोक नीति आ रही है ना, जब हम लोग GS जो हमारा मेंस का है उससे हम लोग इसको जोड़ के पढ़ेंगे तब पता चलेगा अरे यार प्रीलिम्स का सारा सिलेबस मेंस के सिलेबस में ओवरलैप्ड है, तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे। अधिकारों संबंधित मुद्दे, अब देखो यहाँ पे राइट्स इशूज़ हैं, तो सिर्फ राइट्स कौन कौन से होते हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में दिया है उसी की बात की जा रही है, या जो महिलाओं को अभी जल्द ही आरक्षण दिया गया है वो महिलाओं के राइट्स हो गए, पिछड़ों को राइट्स हो गया, और SC/STs को राइट हो गया, विकलांग जो दिव्यांग लोग हैं फिर उन लोगों के राइट्स हो गया, बच्चों के राइट्स हो गए, इन सब के राइट्स की बात की गई। तो क्या ये सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स, और फिर कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो हम एक मनुष्य होने के नाते ह्यूमन राइट्स उसको बोलते हैं, मिलता है। ये सारे राइट्स कैसे अलग हैं, एक तो हम लोगों को मत देने का भी अधिकार है, तो ये अधिकार से संबंधित मुद्दे हम लोगों को पढ़ना है। अब देखो खोलना पड़ेगा, लिखा इतना ही, लेकिन खोलोगे जब ये सारी चीज़ों को, शब्दों के बीच में से शब्द खोलते हैं, जैसे हम लोग वेबसाइट्स कोई खोलते हैं ना, तो वेबसाइट के अंदर ढेर सारा लिखा आता है लेकिन वेबसाइट के ऊपर एक छोटी सी चीज़ लिखी होती है, ऐसे ही हमें इसको ओपन करना होगा। आर्थिक और सामाजिक विकास, अब देखो विकास क्या होता है और वृद्धि क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसको आप जानोगे तब जानोगे कि ये आर्थिक और सामाजिक क्या होता है। तब विकास जानने के लिए आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि NCERT बताता है कि भैया विकास क्या होता है, और इसके बाद आर्थिक विकास कहाँ से आ गया, ये सामाजिक विकास कहाँ से आ गया, आर्थिक मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, अर्थ किसे कहते हैं, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, वो क्या है, हालांकि वो दूसरी चीज़ है। फिर जब आप NCERT पढ़ोगे तो इन शब्दों का मतलब पता चलेगा कि समाज क्या होता है, समाज परिवार से कैसे अलग होता है, फिर देश कैसे बनता है, तो उसमें विकास कैसे हो रहा, और तो हम दोनों को इसमें पढ़ना है।
सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों चीज़। अब देखो सतत विकास की बात की जा रही है। दुनिया देखो इतनी, आप खुद भी महसूस करते होगे कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और इसमें हीट वेव वगैरह कितना ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे 1.5 डिग्री को पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने से रोकने के लिए बनाए गए SDG गोल, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 17 गोल्स हैं और इसको 2030 तक इसको अचीव करना है, ठीक है। 17-18 जो भी हो, मैं भूल गया शायद। तो इसको अचीव करना 2030 तक। पहले इससे मिलेनियम गोल था, वो 2015 तक था, फिर उसके बाद ये आया। उसके आप देखो ये गोल कौन लेकर आया, कहाँ पे सम्मेलन हुआ, कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश काम कर रहे हैं। अभी G20 का सम्मेलन हुआ, उसमें SDG की बात की जा रही थी। देखो यार, गरीबी इतनी बड़ी चीज़ है ना कि वो एक व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देता है और एक अभिशाप होता है किसी समाज के लिए। और तो गरीबी क्या होता है, गरीबी एक अर्थशास्त्र भी होता है, एक समाजशास्त्र भी होता है, एक भूगोल भी होता है। तो हर डायमेंशन से गरीबी को पढ़ना पड़ेगा। तो समावेशन क्या होता है? समावेशन मतलब होता है कि समाज का हर तबका जितना भी होता है वो किसी भी चीज़ में भाग ले, उसको बोलते हैं समावेशन, ठीक है। उसको वो समावेशन मतलब होता है इंक्लूजन, इंग्लिश में बोलते हैं, कि उसमें SC/ST पिछड़ा ना रह जाए, महिलाएं पिछड़े ना रह जाएं, बच्चे पिछड़े ना रह जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को करना पड़ेगा कि सब लोग इसमें साथ में आ पाएँ। उसके बाद फिर डेमोग्राफीज़ जो हैं, जनसांख्यिकी, मतलब उसमें पॉपुलेशन जो होता है और वहाँ पे साक्षरता हो गया, लिंगानुपात हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो किस तरीके से उसकी भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। उत्तर भारत में जनसंख्या ज़्यादा है, दक्षिण भारत में उन्होंने जनसंख्या निवेशन किया हुआ है और वहाँ पे लोग समृद्धि के साथ रह रहे हैं। तो ये HDI से संबंधित किस तरीके से है, ठीक है। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में ली गई कौन कौन सी पहल हैं, तो कौन कौन सी पहल ली गई हैं, कौन कौन सी पहल की गई हैं और पहल करने की क्या ज़रूरत है। अभी भारत सरकार 80 करोड़ जनता को वो मुफ्त में अनाज दे रही है, उज्ज्वला योजना आया, अटल पेंशन योजना आई, ये सब चीज़ें कहाँ से आई, कौन कौन से पहल आई। और अभी महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया, SC/ST को आरक्षण दिया गया, तो क्या दिल्ली में जो महिलाओं को फ्री में बसेस सर्विसेज दी गई। तो ये इन सब चीज़ों के कौन कौन से पहल हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। अगला जो विषय आता है उसको बोलते हैं पर्यावरणीय पारिस्थितिकी। अब देखो ये जितने भी विषय हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आए दिन हम लोग इससे जूझते भी रहते हैं। तो फिर ये जनरल इशूज़ ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, तो ये क्या चीज़ होता है, इकोलॉजी और पर्यावरण। पहले हमें जानना होगा कि पर्यावरण क्या होता है और फिर पारिस्थितिकी क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता क्या चीज़ होता है, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट से क्या डिफरेंस है, इन दोनों में हमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद ये पर्यावरण हम लोग इतना पढ़ते हैं, तो ये G20 में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस हुई और ये जो हम लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इशूज़ को हम लोगों को पढ़ना था, उसमें हमें पर्यावरणीय पहलू को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर हमें इसको खोलना पड़ेगा कि पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अभी हम लोग ओजोन में आपने सुना होगा कि छेद हो गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा फैल रहा है। अभी ये दिवाली में पटाखे बैन करने की बात की जा रही है, तो क्या उसमें पर्यावरण का कुछ है, इस तरह से पढ़ना। आगे पढ़ोगे अब जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। अब देखो मौसम बदल रहा है, तो वेदर इज चेंजिंग, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, यू विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो जलवायु, मौसम और इन सब में अंतर क्या होता है, इन में बदलाव क्या क्या मतलब है, और ये जो 1.5 डिग्री का टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसमें क्या डिफरेंस है, और आए दिन जो सर्दी गर्मी होती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये कौन कौन से कारणों की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्या कोयला को जलाना बंद कर दिया जाए, गैस को जलाना बंद कर दिया जाए, और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं क्यों आ रही हैं, तो इसके थ्योरी को पढ़ना है प्लस उसके एप्लीकेशन पार्ट को। सॉरी, मैं पार्क में वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास पानी नहीं है, गला सूख रहा। तो जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दे कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगला, जिसके लिए विषयगत विशेषज्ञता की ज़रूरत नहीं है,
आपको जा कर के एनवायरमेंटल साइंटिस्ट नहीं बनना है, ना तो आपको उसमें मौसम विज्ञान विभाग जो है उसमें जा कर के साइंटिस्ट बनना है या उसका रिसर्चर नहीं बनना है। बस नॉर्मल जानो कि कैसे क्या चेंज होता है, ठीक है, इतना ही। दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो लेकिन ये बोल रहा है लेकिन स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ़ है और आपको थोड़ा सा डीप में जाकर के स्टडी करनी ही पड़ेगी। और सिर्फ ये स्टडी वेस्ट नहीं होगा और ये आपके बहुत काम आने वाला। अगला है जो सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस जिसको बोलते हैं। जनरल साइंस में इसने बोला है तो इसमें मेनली होता है पीसीबी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और उसमें कंप्यूटर साइंस, स्पेस साइंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हालांकि मुख्यतः ये 3 साइंस जो है पीसीबी इसी से रिलेटेड सारे निकले हुए हैं। जैसे अभी देखो जैसे न्यूक्लियर और स्पेस साइंस हो गया तो मेनली रिलेटेड होता है फिजिक्स से, ठीक है। और इसमें जो स्टेम सेल्स हो गया या जो बायोलॉजी में जो एडवांस तकनीकें हैं, प्लास्टिक, नैनो पार्टिकल्स वगैरह तो हम लोग फिज़िक्स में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद उसका जो इम्प्लीमेंटेशंस हो रहे हैं इसमें बायोलॉजी वगैरह में, तो उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। बाकी केमिकल्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से प्रदूषण वगैरह फैल रहा है, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा। अगर आप केमिस्ट्री थोड़ा बहुत बेसिक नहीं जानते हो तो कैसे जान पाओगे कि CO2 लिखा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, तो C मतलब कार्बन होता है, O2 मतलब ऑक्सीजन होता है, ये आपको जानना पड़ेगा ना। तो उसको जानने के लिए कहाँ जाओगे, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक केमिस्ट्री आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको इतना भी नहीं आएगा तो आपके सामने कोई रिसर्च पेपर आएगा तो उसको आप नहीं जान पाओगे। तो ये रहा पूरा सिलेबस और मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा इसको खोलने की कोशिश की है। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामयिक मुद्दे। दूसरा आता है आपका इतिहास, तो सबसे पहले करंट अफेयर्स हो गया। दूसरा हो गया इतिहास, तो इतिहास में भारतीय इतिहास और भारतीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। अगला भूगोल होता है, तो भारत का और विश्व का भूगोल, तो सबसे पहला भौतिक हो गया। फिर उसके बाद सामाजिक और आर्थिक, ये तीनों, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक, मतलब फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक। अगला भारतीय राजतंत्र और शासन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें आता है राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधित मुद्दे। ये याद होना चाहिए आपके टंग और टिप्स पे, तो बार बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। कुछ लोग वीडियो छोड़ करके भाग गए होंगे तो उनको याद नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस बहुत खूबसूरत होना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक विकास, तो इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा सतत विकास, गरीबी समावेशन और जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। अगला है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु संबंधी सामान्य मुद्दे, जिसके लिए विषयगत विशेषज्ञता की ज़रूरत नहीं, और सामान्य विज्ञान। तो कौन कितने विषय हो गए, पहला हो गया, एक हो गया करंट अफेयर्स, दूसरा हो गया इतिहास, तीसरा हो गया भूगोल, चौथा हो गया पॉलिटी, पांचवा हो गया इकोनॉमी और सोसाइटी, छठा हो गया एनवायरनमेंट, सातवां हो गया विज्ञान। तो ये 7 पेपर्स हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले हैं। अभी हम लोग जब मेंस वाला डिस्कस करेंगे ना, तो आप देखोगे सारे टॉपिक्स मेंस वाले में कवर हो जाएंगे। आपको अच्छा लगा होगा। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।